हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन सेशन, जो कि रहने वाला है आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपको पता है हमारे चैनल पे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का जो है मॉक टेस्ट सोल्व कराया जा रहा है, जिसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट जो कि आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, चारों सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट अलग अलग फैकल्टीज़ के द्वारा आपको सोल्व कराए जा रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉक टेस्ट नंबर 8, जो कि रहने वाला है आपका मैथमेटिक्स से। आपको पता है यूपी पुलिस में मैथमेटिक्स का जो रोल है वो 20 क्वेश्चन का है, और मैं यकीन मानिए आप 20 के 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में जो आपके करने लायक होते हैं, कि अगर किसी ने थोड़ी सी भी तैयारी की होगी वो इन 20 के 20 क्वेश्चंस को आराम से कर जाएगा। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है, ये नहीं है कि आप मैथ का सेक्शन छोड़ दोगे तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। देखिए, किसी भी सर गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए आपको सभी सेक्शन में से स्कोर करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब तो आपको पता है आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, एग्ज़ाम सिटी भी आपको पता चल गई होगी, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके द फ्यूचर कोचिंग बिना स्पेस दिए डाल देंगे तो भी आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी तैयारी को एक और नई दिशा देने के लिए हम ये मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। ऑप्शन है 10, 20, 45 और 100। देखिए, यहाँ पे दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन होता है, और दूसरा आता है आपका गिफ्ट देने वाला। ठीक है, तो दो तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो दो व्यक्ति हाथ मिलाएंगे या दो व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखो दोनों की बात करें, तो जब हम हाथ मिलाने वाले की बात करते हैं तो मान लो ये एक व्यक्ति खड़ा है ए और ये दूसरा व्यक्ति खड़ा है बी। अगर ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो मुझे बताओ व्यक्ति कितने हैं? दो हैं। काम कितना हुआ है? एक हुआ है। तो जब भी हाथ मिलाने वाली कंडीशन होती है, या जो भी कोई ऐसी कंडीशन हो कि भाई दो व्यक्ति हों और काम कितना हो? एक हो, तो वहाँ पे कंडीशन लगेगी हाथ मिलाने वाला। और जहाँ गिफ्ट देने वाले की बात होगी, मान लो ये ए है और ये कौन है? बी है। तो ए ने बी को गिफ्ट दिया और बी ने ए को गिफ्ट दिया। व्यक्ति भी कितने हैं? दो हैं। काम भी कितने हुए? दो हुए, कि भाई ए के द्वारा भी गिफ्ट दिया गया है और बी के द्वारा भी गिफ्ट दिया गया है। तो इस कंडीशन में हम कंसेप्ट कौन सा लगाएंगे? गिफ्ट देने वाला। अब कंसेप्ट होता क्या है, तो अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हाथ मिलाने वाली अगर कंडीशन होगी तो हम लगाएंगे n इंटू n-1/2। ठीक है, कब लगाएंगे? जब हमें हाथ मिलाने वाली कंडीशन दे रखी होगी। और जब गिफ्ट वाली कंडीशन होगी तो हम कंसेप्ट लगाएंगे n इंटू n-1। ठीक है, तो दो कंसेप्ट हैं कि जब गिफ्ट देने वाली बात आएगी तो n इंटू n-1, और जब कभी हाथ मिलाने वाली आएगी तो हम उसमें लगाएंगे n इंटू n-1/2। क्योंकि देखो, इसमें केवल अपॉन 2 का अंतर है। और अपॉन 2 का अंतर क्यों हुआ? क्योंकि जब देखिए गिफ्ट वाली बात आएगी तो यहाँ दो व्यक्ति हैं लेकिन काम कितना हुआ? एक, तो इनका आधा हुआ। लेकिन जब हाथ मिलाने वाली बात आएगी, हाथ मिलाने की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब हाथ मिलाने वाली बात आएगी तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं लेकिन काम कितना होता है? एक। लेकिन जब गिफ्ट देने वाली बात होगी तो व्यक्ति भी दो हैं और काम भी कितने होते हैं? दो होते हैं। तो बस फॉर्मूला दोनों सेम है, बस हाथ मिलाने वाले में हम आधा कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे काम दो पे एक होता है। तो चलिए, कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारा कि एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, तो n की वैल्यू कितनी है मेरी? n की वैल्यू है मेरी 10। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि n कहाँ से आएगा, n की वैल्यू आपको मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा? हाथ मिलाने वाला। और हाथ मिलाने वाला कंसेप्ट जो है वो है आपका n इंटू n-1/2। ठीक है, n कितना है? 10 गुना n-1 कितना हो जाएगा? 9/2। तो 2 पंजे 10 और 9 पंजे
45। तो यहाँ आपका आंसर कितना आएगा, आपका 45 बार, मतलब उनके द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है, 45। तो ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, जो कि कितना है 45। और उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ गया होगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को एक बार लाइक कर देना बस, और दोस्तों के साथ वीडियो का जो लिंक है वो एक बार शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। किसी वस्तु को 18% लाभ पर विक्रय करने पर विक्रय मूल्य 885 रुपये है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु को 18% लाभ पर विक्रय करने पर विक्रय मूल्य कितना है, 885 रुपये है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो चलिए एक बार सोल्व करके देखिए क्वेश्चन को। तो उम्मीद करूंगा आपने एक बार ट्राई किया होगा, आपका आंसर जो है वो अब तक आ चुका होगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 18% लाभ पर विक्रय करने पर विक्रय मूल्य कितना है, 885। मतलब मुझे सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना है भाई, सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, आपको पता है, देखो सीपी कितना होता है 100%, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना है मेरा, प्रॉफिट परसेंट है मेरा 18%। अब 100% में अगर मैं प्रॉफिट को जोड़ दूं तो कितना आएगा मेरा, 118%, यानी कि मेरी वस्तु का सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितना है, 118। नंबर में कितना है, यानी कि रुपए में कितना है, 885 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कह दोगे 885 बटे 118। मुझे क्या बताना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 885 बटे 118 गुना 100। कटेगा नंबर, 3 तिया 9, 3 से तो नहीं कट रहा, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, ठीक है। और 2 से अगर मैं इसे काटूँ तो 2 से इसे कट जाएगा 50 बार। अब 59 से ये कटेगा, देखो 59 से कटना तो जरूर चाहिए, 59 से ये कटेगा आपका, क्योंकि सीपी बताना है ना मुझे। तो 59 एकम 59। अभी मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि 59 एकम, देखो मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है वहाँ पे, कितना है मेरा 885 बटे 59। अब 59 एकम 59 बचा कितना, 60 70 80 29 बचा 95। अब देखो 9 में आपको पता है 50 पंजे 250, 9 पंजे 45, मतलब ये कितनी बार कट गया, 15 बार। तो ये कितनी बार कट गया, पूरा का पूरा 15 बार। और 15 गुना 50 कितना आएगा, 750, यानी कि मेरे वस्तु का सीपी कितना आएगा, 750 रुपये। तो देखो एक तो तरीका ये है, आप परसेंटेज में कर सकते हो, लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है, हम सिंपल इसे क्वेश्चन को कर देंगे केवल इतने से बॉक्स में, कोशिश करेंगे कि इतने से बॉक्स में हमारा ये क्वेश्चन आ जाए। कैसे, पहले कंसेप्ट समझेंगे कि आपको पता है एक सीपी होता है, एक एसपी होता है। अगर मुझे सीपी से एसपी पे जाना है तो आपको कैलकुलेशन जो करनी है वो 100 प्लस माइनस लाभ या हानि अपॉन 100 करेंगे। लेकिन अगर आप एसपी से सीपी पे जाते हो तो आपको यही कैलकुलेशन उल्टी करनी है कि 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने मुझे क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना है 885 रुपये। अब सिंपल सी बात है, एसपी से, और मुझसे क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, मुझे एसपी से सीपी पे जाना है, तो मुझे कैलकुलेशन जो करनी है वो ये वाली करनी है। अब कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस अब यहाँ पे बनाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो मैंने कंसेप्ट लिख दिया। अब इस कंसेप्ट को हम फॉलो करते हैं अपने क्वेश्चन में। चलिए आपको पता है सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस मुझे दे रखा है 885। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है सीपी। अब आपको पता है जब हम एसपी से सीपी निकालते हैं तो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस तरीके से कि 885 गुना 100 बटे 118, ठीक है। अगर मैं इसे काटूंगा तो 2 से कट जाएगा, ये 2 पंजे 10, 2 नीम 18, और ये 2 से कटेगा 50 बार। 59 से अभी हमने थोड़ी देर पहले काटा था, ये 15 बार कटा है, और 15 गुना 50 कितना आ जाएगा मेरा, 750। तो यहाँ मेरा सीपी कितना हो जाएगा, 750 रुपये। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो मैंने कहा था ना कि छोटे से ब्रैकेट में हमारा आंसर आ जाएगा।
आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो दोनों ही तरीके आसान होते हैं, जैसे आप कैलकुलेशन कर पाओ। ये तो फ्रैक्शन भी होता है, देखो एक तरीका कि भाई 50/9 हो जाएगा, 59 की वैल्यू हो जाएगी 885, 50 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यही बनेगा वो भी। आप ये नहीं देख रहे, ये 50/59 ही बन रहा है ये रहा। तो कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, लेकिन आपको कौन सा समझ में आ रहा है वो आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित बिंदु से एक स्थान की दूरी 40 किलोमीटर है। एक आदमी कुछ दूरी पैदल तय करता है तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 2.5 घंटे में साइकिल से तय करता है। उसने पैदल कितनी दूरी तय की? आपको पता है कि शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से 2.5 घंटे में तय की गई है। तो चलिए, मुझे पता है D = होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 10। समय कितना है आपका? 2.5। अब 2.5 धाम कितना होता है? 25। ठीक है, यानी कि उसने साइकिल से जो दूरी तय करी है वो कितनी करी है? 25 किलोमीटर। टोटल कितनी है? 40 किलोमीटर है। तो शेष दूरी कितनी रह गई? 40 - 25 बराबर कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर। मतलब उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी कितनी थी? 15 किलोमीटर। ऑप्शन है 15, 20, 25, 30। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कितना है? 15 किलोमीटर है। और उम्मीद करूंगा आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन है, एक धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 2 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? ठीक है, आपको पता है कि मान लो प्रिंसिपल मेरा था 1 रुपया, 7 वर्ष में कितनी हो गई? वो दुगनी हो गई, यानी कि 2 रुपये हो गया। अमाउंट कितना हो गया मेरा? 2 रुपये हो गया। ठीक है, कि मेरे पास 1 रुपये था जो कि 7 साल में 2 रुपये हो गया। अब मुझे बताओ, इन 7 वर्षों में मुझे कितने रुपए मिले? 1 रुपया तो मिला ब्याज के रूप में, कि भाई ब्याज कितना मिला? 7 वर्ष में 1 रुपये का ब्याज मिला। मिला कि नहीं? बिल्कुल बेसिक सी बात है। आप कह दोगे कि हाँ बिल्कुल जी 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब पूछा क्या उसने? तो वही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अब इस धनराशि को मुझे कितना बनाना है? 4 गुना बनाना है, यानी कि 4 रुपये बनाना है। तो बताओ, 1 रुपये को अगर मुझे 4 रुपये बनाना है तो मुझे ब्याज के रूप में कितने रुपए चाहिएंगे? आप कह दोगे कि अगर 1 रुपये को आपको 4 रुपये बनाना है तो ब्याज के रूप में चाहिए आपको 3 रुपये। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज पे जो है हर साल ब्याज बराबर मिलता है। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल रही है कि 7 वर्ष में मुझे मिला था 1 रुपया, और मुझे कितने चाहिए? 3 रुपये चाहिए। तो कितने वर्षों की जरूरत पड़ेगी? आपको पता है ये इसका कितने गुना है? 3 गुना है। तो ये भी कितना गुना होगा? 3 गुना होगा। और 7 तिया 21। तो यहाँ से मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। ऑप्शन है 18, 21, 22, 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित राशि को 10% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में 400 रुपये का अंतर है तो राशि क्या है? देखिए, आपको प्रिंसिपल नहीं पता, रेट कितना है? 10%। अच्छा, राशि पूछिए ना हमसे, तो प्रिंसिपल मैंने मान लिया x रुपये है। ठीक है, हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा बताऊंगा। देखो, प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? 100% होता है, ध्यान रखना। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि प्रिंसिपल अगर परसेंटेज में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100%। आपको टाइम दे रखा है कि 2 वर्ष और 4 वर्ष। CI का अंतर दिया हुआ है मुझे कितना? 400 अंतर दे रखा। अब मुझे बताओ, पहले मैं इसका बेसिक आपको बता देता हूँ। मैंने मान लिया प्रिंसिपल मेरा 100 रुपये था, रेट कितना है? 10% है, टाइम कितना है? 2 वर्ष है। तो SI कितना मिलेगा? आपको पता है कि SI बराबर होता है P × R × T/100। ठीक है, अब अगर मैं इसे सोल्व करूं तो प्रिंसिपल मैंने 100 मान रखा है, रेट कितना है मेरा? 10%, समय कितना है? 2 वर्ष/100। तो मुझे SI कितना मिलेगा? 20 रुपये।
पहली कंडीशन से मुझे कितना रुपए मिला, 20 रुपये ऐसा ही। लेकिन अगर मैं दूसरी कंडीशन लगाता हूँ मतलब 4 वर्ष वाली, तो ये कितना बनेगा मेरा 100 गुना 10 गुना 4/100। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से मुझे ऐसा ही कितना मिलेगा 40। तो दूसरी कंडीशन से मुझे ऐसा ही कितना मिल रहा है 40 रुपये। अब मुझे बताओ दोनों ऐसा ही का अंतर कितना है 20 रुपये। क्वेश्चन ने कितना दिया है मुझे, 20 का वैल्यू दे रखी है 400, तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 400। एक की वैल्यू कितनी आएगी 20 दूनी 40, एक की वैल्यू 20 ही आ जाएगी। फिर मुझसे क्या पूछा है धनराशि बताओ, तो धनराशि देखो मैंने कितनी मान रखी है 100। अगर एक की वैल्यू 20 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 गुना 100 बराबर 2000 रुपये। यानी कि मेरी जो धनराशि है वो कितनी हो जाएगी, CI नहीं है SI है पहले, तो ये कितनी हो जाएगी 2000 रुपये। तो देखो ये तो इसका बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है कि आप पहले 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो 100 रुपये मान के, फिर 4 वर्ष का ब्याज मान लो, और उन दोनों का जो अंतर आएगा वही आपका अंतर हो जाएगा। जैसे 20 और 40 का अंतर कितना होगा 20। लेकिन हमें क्या करना है, देखो हम इसे डायरेक्ट करेंगे बिना किसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के। मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है और प्रतिशत में ही रखना है, तो प्रतिशत में मूलधन का जो मान होता है वो हमेशा 100% होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि ब्याज बराबर होता है दर गुना समय, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई 10% का ब्याज 4 वर्ष के साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज 400 रुपये का अंतर है। तो अगर मैं देखूं 10% की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 10% गुना 2 यानी कि 20%, और 4 वर्ष में कितना मिलेगा इससे 10% गुना 4 यानी कि 40%। दोनों का अंतर कितना 20%, और 20% की वैल्यू कितनी है 400। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 20 दूनी 40 20। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 20 गुना 100 2000। तो एक तरीका आपका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप सीधा अंतर ही ले लो कि यहाँ 2 वर्ष है यहाँ 4 वर्ष है। आपको पता है 10 तो कॉमन है, तो दोनों का कितना अंतर आया 2 वर्ष, और 2 वर्ष में 10 की गुना करोगे 20% आ जाएगा, वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी फिर, और यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा। देखो जैसे आपको सूटेबल लगे, फिर मैं वही बात कहूँगा लास्ट में कि जैसे आपको सूटेबल लगता है आप वैसे इस क्वेश्चन को अपने तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मजदूरों के एक समूह ने कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं दी। यदि उनमें से 15 मजदूर नहीं आए और कार्य 45 दिन में पूरा हो सका, तो उस समूह में आरंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी। चलिए देखो मजदूरों के एक समूह ने, मैंने मान लिया मजदूरों की संख्या मैंने मान ली x, क्योंकि आपको पता है m1 d1 बराबर m2 d2 वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। m1 d1 बराबर m2 d2 वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब देखो हमने मान लिया कि m1 की वैल्यू कितनी है x इंटू एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में कर रहे हैं, बराबर m2 कितने हैं, यदि उनमें से 15 मजदूर नहीं आए, तो आपको पता है x माइनस 15 आए होंगे, और काम कितने दिन में हुआ, काम हुआ 45 दिन में, तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई 45। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो आपको पता है 15 दूनी 30 15 तिया 45, ये बन जाएगा आपका 2x बराबर 3x माइनस 45। अब ये 45 इधर जाएगा 2x इधर आ जाएगा, तो 3x में से 2x गया x, और x की वैल्यू कितनी रह जाएगी ये 45 प्लस का हो जाएगा। तो आंसर भी क्या आ जाएगा मेरा x बराबर हो जाएगा मेरा 45। तो यही था हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है 45। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
तीन संख्याएं 12:9:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका HCF 5 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमारा आ गया है एलसीएम HCF से। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तीन संख्याएं 12:9:4 के अनुपात में है। यदि उनका HCF 5 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको संख्याओं का दे रखा है अनुपात और उसके साथ साथ उसका दे रखा है HCF और आपको संख्याएं पता करनी है, देखो वैसे तो मुझे एलसीएम पता करना है, लेकिन एलसीएम भी तो मुझे तभी पता चलेगा जब मुझे HCF पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको किसी भी संख्या का अनुपात दे रखा है और साथ में आपको HCF दे रखा है तो आप उठा के उस HCF की गुना संख्याओं के अनुपात में कर देना, आपको एक्चुअल संख्या मिल जाएंगी। आपको पता है मेरी तीन संख्याएं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का अनुपात कितना है, 12:9:4। HCF कितना है मेरा, HCF है 5। तो अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो मेरी संख्या हो जाएंगी कि सब में मैं 5 की गुना कर दूं तो 12 पंजे 60, 9 पंजे 45 और 5 चौक 20। मेरी तीनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 60, 45 और 20। और 60, 45 और 20 का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो आपको पता है एलसीएम कैसे निकालेंगे, कॉमन नंबर से। तो ये क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 चौका 60, 9 पंजे 45 और 5 चौक 20। ठीक है, अब 4 कॉमन है तो 4 उठा लिया, 4 से सब खत्म। 9 कॉमन है तो 9 उठा लिया, तो 9 से सब 3 खत्म। 5 दो बार है तो 5 को एक बार ले लो, 5 चौक 20, 20 निम्मा 180। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, एलसीएम आ जाएगा मेरा यहाँ पे 180। ऑप्शन देखते हैं, 360, 120, 90, 180। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और उम्मीद करूंगा ये चीज़ भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% अधिक हों। मान लो ये मेरी तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। कह रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो मैंने मान लिया तीसरी संख्या मेरी 100 है, क्रम से 30% और 40% अधिक है, तो पहली कितनी हो जाएगी 130 और दूसरी कितनी हो जाएगी 140। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या यानी कि 130, दूसरी संख्या का यानी 140 का गुना 100। तो दो जीरो से तो जीरो कट गई, ये बन जाएगा आपका, 2 से काट लें, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 50, 13 पंजे 65, 650 बटे 7। अब आपको पता है 7 निम 63, 9 में आएगा आंसर। चलिए सारे ही 9 में है, बचा कितना 2, 7 दूनी 14, 92 तो एक ही होगा, ये रहा। बचा कितना आगे 6 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो लगा दी, 7 अट्ठे 56। तो सिंगल डिजिट में ही मुझे आंसर दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 92.8%। तो राइट आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना है 92.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी में से प्रत्येक अपने हिस्से के रूप में 40,000, 4,000 और सी, ए और बी में से प्रत्येक अपने हिस्से के रूप में 4,000 और सी 2,000 प्राप्त करता है। सी, बी और ए की राशि का अनुपात बताइए। तो देखो सिंपल है, ए और बी में से प्रत्येक अपने हिस्से के रूप में 4,000, मतलब ए अनुपात बी अगर देखो तो ए के भी 4,000 हैं और बी के भी 4,000 हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, सी कितने ले रहा है 2,000 ले रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन कितना बढ़िया है, क्वेश्चन बच्चों वाला है, लेकिन उसने क्या कर दिया, सी बी ए की राशि का अनुपात बताओ। तो देखो अगर मैं इनका पहले अनुपात बना लूँ तो आपको पता है 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ए बी सी का अनुपात कितना आ गया 2, 2, 1। लेकिन हमसे क्या पूछा है, सी बी ए, इधर से पूछा है हमसे, तो भाई सी अनुपात बी अनुपात ए। तो सी अनुपात बी अनुपात ए कितना आएगा, 1:2:2। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1:2:2। तो ऑप्शन नंबर ये बी होगा और ये सी होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, 1:2:2, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक फुटकर विक्रेता ने दो मोबाइल में से प्रत्येक को 6,000 रुपये की दर से बेच दिया, एक 20% के लाभ पर और दूसरा हानि पर। अच्छा, दूसरे की हमें बताई नहीं है। पूरे लेन देन में उससे 4% की हानि हुई। जिस मोबाइल को हानि पर बेचा गया उस पर हानि प्रतिशत क्या है? देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को मैं तो ये कहूँगा कि सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन हम जरूर पढ़े होंगे लाभ हानि में कि जब किसी वस्तु को या किन्हीं वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है और एक वस्तु पर उतने ही प्रतिशत का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, तो उस केस में हमेशा हानि होती है और उन दोनों नंबरों की गुना बटे 100 के बराबर होती है। आपको पता है 20% का लाभ हो रहा है पहले वाले पे, दूसरे वाले का पता नहीं हमें, लेकिन इतना जरूर पता है दूसरे वाला हानि पे बेचा है, X% की हानि पे बेचा है, और दोनों से मुझे क्या मिल रहा है? 4% की हानि मिल रहा है। तो देखो, ये क्वेश्चन तो मैं वैसे ही सोच लेता कि अगर मैं 20 गुना 20/100 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 0 से 0 कट गई, 4%। और आपको पता है इस केस में हमेशा क्या होती है? हानि होती है। तो अगर मैं इस x की जगह 20% हानि रख दूं तो मेरा जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी, 4% की हानि। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अब आप कहोगे कि चलो जी इसमें तो कर दिया, दूसरे में क्या करेंगे? तो दूसरे में भाई सोल्व कर लो उसे। ठीक है, पहले तो इसका आंसर कितना हो गया? 20% हो गया, लेकिन अब मैं इसे क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। ठीक है, देखो उसने कहा है कि प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचा है, यानी कि पहला मोबाइल भी 6,000 रुपये का और दूसरा मोबाइल भी 6,000 रुपये का। ठीक है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ से मैं पहले का सीपी तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि भाई एसपी से सीपी निकालने के लिए मैं उल्टी गुना करता हूँ, तो 100/120 हो जाएगा। 0 से 0 कट गई, 12×5 = 60, 500 ढाई 5,000, यानी कि पहले वाले मोबाइल का सीपी कितना था? 5,000 था। दोनों का एसपी कितना आ रहा है? 12,000। दोनों को बेचने पे जो मुझे हानि हो रही है वो कितने की हो रही है? 4% की। हो रही है कि नहीं? भाई आपको पता है कि भाई देखो, दोनों को बेचने पे क्वेश्चन ने दे रखी है कि 4% की हानि है मेरी, ये रही हमें दे रखी है सीधी सीधी। तो हम क्या करेंगे? देखो, ओवरऑल कितना है एसपी? 12,000, और 12,000 को 12,000 आपको पता ही एसपी है, और जब मैं 12,000 को 4% की हानि से सोल्व करता हूँ तो सीपी कितना आएगा मेरा? कि 12,000 गुना 100/96 कटेगा 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 4 दूनी 8, 4 से इसे काटा 25, 2 से इसे काटा मैंने, 2 पंजे 10, 500, 25 पंजे 125, 125, और जीरो कितनी है? 2। मतलब दोनों मोबाइलों की जो कीमत आ रही है वो कितनी आ रही है? 12,500, जिसमें से एक की कीमत तो मुझे पहले से ही पता है 5,000 है, तो दूसरे की कितनी होगी? अगर मैं इसमें से घटा दूं तो दूसरे मोबाइल की कीमत आ जाएगी मेरी 7,500, क्योंकि तभी तो 12,500 होगा। अब आपको पता है 7,500 रुपये का मोबाइल आपने 6,000 रुपये में बेचा है, तो कितने की हानि उठाई? 1,500 की। किस पे उठाई? 7,500 पे, और गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 15 पंजे 75, और 5 से इसे काटोगे 20%। तो यहाँ से भी आंसर मेरा 20% आएगा। लेकिन मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर सीधा सीधा आप सोच सकते थे, लेकिन सोचने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है यदि उसकी परिधि, देखिए परिधि नहीं होती आयत की, सबसे पहले तो आयत का होता है परिमाप। क्या है हमारा? परिमाप होता है।
360 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई, तो अगर मैं एक आयत बना लूँ इस तरीके से, तो इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगनी है। तो अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितनी होगी 2x मीटर। आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, बराबर किसके है 360 सेंटीमीटर के। अब l कितना है x, b कितना है 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स प्लस 2x। वैसे तो 2x प्लस एक्स आता, चलिए कोई बात नहीं, चलो सही कर ही लेते हैं। वैसे भाई लंबाई कितनी है 2x प्लस चौड़ाई कितनी है x, बराबर किसके है 360। तो इससे तो कट गया ये, 2 से काटा 18 180, ये कितना बन गया 3x बराबर 180। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 60। और x बराबर अगर 60 है तो 2x बराबर कितना होगा 120 के। पूछा क्या है आयत का क्षेत्रफल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है l इंटू बी। l कितना है मेरा, लंबाई 2x है तो 60 दूनी 120 इंटू चौड़ाई कितनी है 60, तो 12 गुना 6 कितना, 12 6 72, जीरो कितनी है 2, और ये किस में आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7200 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे। इधर उधर की बातें ना करके हम अभी अपना फोकस जो है पूरा क्वेश्चंस पे लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य की 1/7 हानि होती है। उसे 168 रुपये में बेचने पर लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। देखिए आपको पता है कि वस्तु जो है आपने बेची कितने में 144 रुपये में, तो एसपी कितना है 144 रुपये, और जब उसने उसे बेचा तो विक्रय मूल्य की 1/7 हानि हुई। तो 1/7 का मतलब क्या है कि अगर एसपी 7 है तो उसे लॉस कितने का हो रहा है 1 रुपये का। तो यानी कि वस्तु थी कितने की 8 की, और इस 8 की वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू है आपकी 168, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 21, और आपको पता है एसपी कितना है 21 सत्ते 147। ठीक है, अब आपको पता है 147 रुपये में एक एसपी नहीं, शायद मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य की 1/7 की हानि होती है। या तो ये विक्रय मूल्य नहीं होगा, क्रय मूल्य होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सीपी बनेगा, ये या तो यहाँ पे खरीद, पर ये भी बेचने पे है। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। विक्रय मूल्य के 1/7 के उसे 168 रुपये में बेचने पर लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। वस्तु को 144 रुपये, चलिए इसे एक बार होल्ड करते हैं, बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। 140 मीटर लंबा पुल पार करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो वो अपनी लंबाई प्लस सामने वाले वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी यहाँ पे आपकी 360 प्लस 140, तो 360 और 40 400 और 100 500, तो दूरी कितनी होगी 500 मीटर। समय बताना है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 500 मीटर में है, चाल कितनी है उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा, 18 चला जाएगा ऊपर, कटेगा नंबर, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, और 20 दूनी 40 सेकंड। तो आंसर क्या बनेगा मेरा यहाँ पे 40 सेकंड हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी और क्यू के चलने की दर का अनुपात 4:7 है। मतलब पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, उनकी स्पीड का रेशो दे रखा है कि भाई पी रेशो क्यू किसका है
स्पीड का रेशो है 4:7। यदि एक दूरी को तय करने में के लिए p द्वारा लिए जाने वाला समय 56 मिनट है। देखिए स्पीड का रेशो अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम के रेशो के अपोजिट होगा, तो टाइम का रेशो कितना बन जाएगा 7:4। अब यही कह रहा है कि यदि एक दूरी को तय करने, तो बिल्कुल टाइम का रेशो अपोजिट हो जाएगा। करने के लिए p द्वारा लिया जाने वाला समय 56 मिनट है, तो देखो p द्वारा अनुपात कितना लिया जा रहा है 7, और 7 की वैल्यू कितनी है 56, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो उसी दूरी को तय करने के लिए लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो क्यों, ठीक है, क्यों द्वारा आएगा ये, ठीक है। तो क्यों उसी दूरी को तय करने में लिए गए समय ज्ञात करें, ठीक है। देखो द्वारा यहाँ पे आ रहा है, तो क्यों द्वारा उसी दूरी को, ठीक है, इस तरीके से बन रहा होगा ये क्वेश्चन। अब देखो 1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 4 की वैल्यू बतानी है क्योंकि Q का टाइम कितना है 4 अनुपात में, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 8 × 4 = 32, और मिनट में है तो आंसर भी मिनट में आएगा, तो आंसर हो जाएगा मेरा 32 मिनट। ऑप्शन नंबर सी मुझे दे रखा है, राइट आंसर है 32 मिनट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा ने 10 रुपये प्रति की दर से 100 पेंसिल खरीदी और 20% की छूट देने के बाद उन्हें 12 रुपये में प्रत्येक की दर से बेच दिया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए सीपी कितना है, मैं एक ही पेंसिल पे निकाल लेता हूँ, मैं इन 100 पेंसिलों को यूज ही नहीं करता, जितना एक पे मिलेगा उतना ही 100 पे मिलेगा। तो सीपी अगर मैं देखूं तो सीपी है मेरा 10 रुपये। एसपी अगर मैं देखूं तो एसपी छूट देने के बाद कितना है 12 रुपये है, और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है आपका 20% का। अगर एसपी से मुझे एमपी निकालना है, क्योंकि उसने कहा है कि यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत, तो देखो अगर मुझे एसपी से एमपी निकालना है तो मैं उल्टा चलूंगा, 100/80 करूंगा, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी कि एमपी कितना था 15। तो 10 रुपये की चीज़ पे 15 रुपये उसने अंकित मूल्य डाल रखा है, कितने का लाभ ले रहा है 5 का, क्योंकि अब वो कह रहा है छूट नहीं दी होती तो कितने में बिकती 15 में बिकती, तो 5 रुपये का लाभ कमाता, किस पे 10 पे, गुना 100, 0 से 0 कट जाती, 10 पंजे 50%। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 25, 20, 33.33, 50। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव की शांत जल में चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव जाने तथा वापस आने में 14 घंटे लेती है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब दूरी बतानी है। आपको पता है नदी की जो चौड़ाई होगी वो फिक्स होगी। अब आपको पता है नाव शांत जल में कितनी चलती है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है। अब देखिए नदी, मान लो ये नदी है, इस तरीके से मैं इसे बना लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये नदी है। तो आपको पता है जब एक बार इसे नदी पार करेगी यहाँ से यहाँ तक, तो एक बार तो वो अनुकूल चलेगी। अनुकूल कौन सी होती है x + y, और जब वो इधर से इधर जाएगी तो वो प्रतिकूल चलेगी, और प्रतिकूल क्या होता है आपका x - y होता है। मैंने मान लिया x कितना है मेरा, नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और y क्या है मेरी धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ अनुकूल और प्रतिकूल कितना बनेगा, x + y अपॉन x - y। तो ये बन जाएगा 7 और 3 10 बटे 7 में से 3 गए 4। रेशो अगर मैं बनाऊं तो देखो ये स्पीड का रेशो आ गया, और आपको पता है स्पीड का रेशो जो होता है अगर डिस्टेंस सेम हो तो टाइम के रेशो के अपोजिट होता है। तो टाइम का रेशो कितना आएगा, टाइम का रेशो आ जाएगा 4:10। आपको पता है नदी जाने तथा वापस आने में 14 घंटे लेती है। हमारे अकॉर्डिंग अनुपात कितना है 14 ही है, और 14 की वैल्यू कितनी है 14, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी कि अनुकूल चाल से उसने 4 घंटे यात्रा करी और प्रतिकूल चाल से उसने 10 घंटे यात्रा करी। आपको दूरी बतानी है, दूरी बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। आपको पता है अनुकूल चाल कितनी है 10, समय कितना लिया है 4 घंटे, तो दूरी कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर। तो राइट आंसर मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। बहुत परेशानी होती है बच्चों को कि डी मानते हैं हम, इसलिए देखो एक्स मान के भी कर सकते हैं, डी मान के भी कर सकते हैं। कैसे मान लो कि मैंने मान लिया कि नदी की चौड़ाई जो है वो डी किलोमीटर है,
तो d बटे एक्स प्लस वाई प्लस d बटे x माइनस वाई बराबर किसके है, 14 के है। तो अब d अपोन एक्स प्लस वाई कितना होगा, 10 प्लस d बटे 4 बराबर किसके, 14 के। अब 10 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। तो इससे ये सोल्व हो जाएगा फिर आगे, लेकिन हम सेकंडों में इस क्वेश्चन को रेशो बना के कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन परेशान जरूर करेगा। कह रहा है राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए। उसने उसमें कुछ धन मिलाया और 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिया, जिससे उसको 618 रुपये का लाभ हुआ। ज्ञात करो कि उसने कितना पैसा अतिरिक्त मिलाया था। अब मुझे एक बात बताओ कि राम ने उधार कितना लिया, कि भाई 6300 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 6300 रुपये, रेट क्या रहा था उसका 14%, टाइम कितना था उसका 3 वर्ष, ठीक है। तो यहां उसने कुछ ना कुछ ब्याज दिया होगा, साधारण ब्याज की बात हो रही है। लेकिन राम ने क्या करा, राम ने उस धन को गीता को दे दिया। कितना दिया उसने, उसमें कुछ पैसे मिलाए, मान लो 6300 तो थे ही थे, प्लस उसने मान लो x रुपए मिला दिए। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, r कितनी कर दी उसने, r कर दी उसने 16%। टाइम कितना रखा, टाइम उसने रखा 3 वर्ष का ही, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो आपको पता है कि भाई उसने 6300 प्लस x रुपए दिए हैं। अगर वो 6300 रुपये ही देता तो उसे क्या लाभ होता, आपको पता है 6300 रुपये उसने 14% पे 3 साल के लिए तो उठाए हैं, और उसने दिए कितने 16% पे, यानी कि वो सीधा सीधा 2% का लाभ कमाता, ठीक है। क्योंकि अगर वो अपनी तरफ से कोई धनराशि ना मिलाता, इसे हम साइड कर दें, तो वो केवल 6300 पे 16% से, अब 16% में से 14% का ब्याज तो उसे देना ही देना है, तो वो कितने कमाता 2%। अब मुझे बताओ 6300 का 2% की दर से 3 साल में कितना ब्याज निकलता, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 63 दूनी 126, 126 दिया 378 रुपये के। अगर वो इसी धनराशि को 16% पे देता तो उसे लाभ कितने का होता, 378 का, लेकिन हुआ कितने का है 618 का। तो अगर मैं उसका अपना लाभ देखूं तो 618 माइनस 378, 8 में से 8 गए 0, 11 में से 7 गए 4, और 5 में से 3 गए 2, यानी कि उसका खुद का लाभ कितना है 240 रुपये। ये किस पे मिला है, उसके द्वारा मिलाई गई धनराशि। अब उसके द्वारा मिलाई गई धनराशि कितनी है x गुना, अब उसके द्वारा जो मिलाई गई धनराशि है उसका तो किसी को ब्याज देना नहीं, तो उस पर तो वो 16% ही लेगा। कितने साल का, 3 वर्ष का, बटे 100 बराबर किसके 240 के। तो कटेगा नंबर, 3 से काटा ये 80, और 16 से ये काटा 16 पंजे 80, और ये 100 इधर जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 500, 100 पंजे 500, मतलब उसके द्वारा मिलाई गई धनराशि कितनी थी, उसके द्वारा मिलाई गई धनराशि थी 500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, मिश्रण की मात्रा 100 लीटर है। मतलब स्टार्टिंग में जो दूध और पानी का मिश्रण है, भाई मुझे नहीं पता कितना कितना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक बर्तन था जिसमें मिल्क और वाटर मिला हुआ है, और दोनों का जो टोटल है वो कितना है 100 लीटर है। चलिए अब इसमें 110 लीटर दूध मतलब प्लस 110 तथा 130 लीटर पानी प्लस 130 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 5:5 हो जाता है। देखो 5:5 को हम 1:1 भी लिख सकते हैं, ये तो बेकार में 5:5 लिख रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब इसमें 110 लीटर और 130 लीटर मिला लिया तो मिश्रण की मात्रा कितनी हो गई 240, तो ये हो गया 130 प्लस 110 प्लस 100 लीटर, ये तो कितना हो गया, ये 340 लीटर हो गया, ठीक है। अब 340 लीटर में से
दोनों का अनुपात कितना कितना है, 1:1, तो ये कितने कितने हो जाएंगे 170, क्योंकि भाई अनुपात कितना है उनका 1:1 है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, प्रारंभ में मिल्क और वाटर टोटल कितना था 100, फिर उसमें 110 मिलाया, 130 मिलाया पानी, 110 जैसे ही पानी वो मिल्क मिलाया तो मिश्रण कितना हो गया 170, यानी कि पहले कितना था 60, पहले कितना था 60, ये भी 170 हो गया, तो ये कितना था आपका 40, तो रेशो कितना बनेगा 20 दूनी 40, 20 या 60, यानी कि रेशो था आपका 3:2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। थोड़ा सा देखिए बैटरी स्लो हो गई है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं आज का मॉक टेस्ट हम, क्योंकि लैपटॉप की जो बैटरी है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, हमारा भी मॉक टेस्ट अभी पूरा होने वाला है, 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 3 संख्याओं में से पहला दूसरे से 2 गुना है, 3 संख्याओं में से पहला दूसरे से 2 गुना है और तीसरे का आधा है। यदि 3 संख्याओं का औसत 56 है तो पहले और तीसरे नंबर का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लो ये मेरी पहली, दूसरी और तीसरी संख्या है। ठीक है, 3 संख्याओं में से पहली दूसरी से दुगनी है और तीसरी की आधी है। पहली जो है दूसरी की तो दुगनी है, तो अगर मैं इसे 1 मान लूँ तो पहली संख्या क्या होगी 2 होगी, और तीसरे की आधी है तो यानी कि तीसरी क्या हो जाएगी 4। भाई पहली दूसरे से दुगना और तीसरे का आधा, तो पहला दूसरे का दुगना और तीसरे का आधा हो गया, और इन का अनुपात कितना, वो अनुपात कितना आ रहा है 2:1:4, और इनका औसत कितना है 56 है। तो अगर मैं इनका भी औसत निकालूं तो 2 और 1 3, और क्योंकि औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, तो ये बन जाएगा मेरा 7/3, और बराबर किसके है 56 के। तो 7 से काटा इसे, 7 8 56, 8 या 24, एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 24 आ गई। पूछा क्या है मुझसे, पहले और तीसरे नंबर का अंतर बताओ। तो पहले और तीसरे नंबर का अंतर कितना है भाई, 2 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा 2, एक की वैल्यू कितनी है 24, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 दूनी 48। तो पहले और तीसरे नंबर का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा 48। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना ये लास्ट क्वेश्चन है। ये तो शायद हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था, शायद रिपीट हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा। तो आज के सेशन को देखिए, बिल्कुल हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही था, शायद मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी, पर जहाँ तक मुझे याद है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल यही था। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वो बिल्कुल यही था हमारा। देखो ये नहीं रहा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बिल्कुल एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कि कुल कितने बार हाथ मिलाए गए। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए 20 वाला ये रहा, और अगर मैं आपको यहीं पे दिखाऊं तो देखो ये क्वेश्चन हमने ये रहा, देखो एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन का आंसर आपका 45 आया था। और उम्मीद करूंगा आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं विवेक आपसे लेता हूं इजाज़त, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में अपने नेक्स्ट कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और इस बार अपनी वर्दी का जो सपना है उसे पूरा करके सांस लीजिए। थैंक यू।